नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जाती है, खबर वो है जो छुपाई जाती है। लेकिन छुप नहीं पा रहा है बीजेपी के भीतर का वो सच। कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। मौजूदा सियासत पर गोस्वामी तुलसीदास जी का ऐसा लगता है ये सच बात साबित हो रही है। मुद्दतों से दूसरे राजनीतिक दलों पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का जो इल्जाम आयत करने वाली पार्टी बीजेपी अब यूपी के चुनावी मौसम में प्रोग्रेसिव पंचायत के नाम पर मुसलमानों को रिझाने में जुट गई है। अल्पसंख्यकों को अपने पाले की लाने की कोशिशों में जुटी पार्टी भी ऐसे लगता है एकाधिकार जिसका माना जाता था वो भी अब आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस। लेकिन बरेली में आज इस पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के कमांडो से ही भिड़ गए। इधर मराठों के गुस्से के बाद शिवसेना ने कार्टून को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस शिवसेना को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रही। सियासी डार के बीच सुप्रीम कोर्ट में हुई दो मोर्चों पर तीखी बहस। शहाबुद्दीन की जमानत पर बिहार सरकार को फटकार मिली तो लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट पर बीसीसीआई को लताड़ लगी। लेकिन न तो लालू नीतीश वोट बैंक का मोह छोड़ने को राजी हैं, न ही हमारे सियासतदान मालदार बीसीसीआई के मैदान से हटने को तैयार हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में अब मानो खटाई पड़ गई है और पाकिस्तान की बोलती भी बंद हो गई है। खबरें देश के दूसरे राज्यों की भी है, दिखाएंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त रुख करते हैं देश की उस खबर का जो कहीं ना कहीं हम सब से जुड़ी हुई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए एक नई पहल की है। मकसद है मुसलमान समुदाय को सुनना, उनकी समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करना। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वालों की सरकार अल्पसंख्यकों को साथ लेने की कवायद में तुष्टीकरण की राजनीति में कैसे उलझ रही है। सबका साथ सबका विकास, सबको साथ देना होगा और सबकी भलाई के लिए आगे बढ़ना होगा। सबका साथ सबका विकास, ये नारा देकर लाल किले पर काबिज हुए थे नरेंद्र मोदी। और अब 10 सितंबर को हरियाणा के मेवात से आगाज करने जा रहे हैं प्रोग्रेसिव पंचायत का। अगले 3 सालों में 100 से ज्यादा इस तरह की पंचायतें होंगी और समापन होगा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अंत्योदय समागम के रूप में, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। लोगों को सीधे विकास और विश्वास का माहौल पैदा हो, इसलिए ये प्रोग्रेस पंचायत है। पूरे देश में हम लगभग 100 से ज्यादा प्रोग्रेस पंचायत का प्लान कर रहे हैं। रविवार को केरल में कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समुदाय को वोट की मंडी मानने वालों को कड़ी फटकार लगाई थी। अब विपक्ष कांग्रेस पूछ रही है दूसरों को नसीहत देने वाली बीजेपी को भला मुस्लिम पंचायत की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या सबका साथ सबका विकास के नारे वाली सरकार ने यह कबूल कर लिया है कि उनकी सरकार में मुसलमानों का विकास नहीं हुआ? कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी की नीयत पर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कह रहे हैं हमें कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। ये मुस्लिम वोट बैंक के बारे में इस तरह से सोचना, जो जिसका खुद ही प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से कहना चाहिए इसको खुद ही मना किया था, आज वो शायद उसी तरफ खुद बढ़ रहे हैं। नीयत साफ करो। अगर अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ सोचना है, एक तरफ तो अल्पसंख्यकों को गाली गलौज कराते हो, सोशल मीडिया पे तुम्हारे ग्रुप कुछ भी चलाते हैं, और दूसरी तरफ पंचायत शुरू कर रहे हो, तो ये सब जो है ड्रामा है, नौटंकी है। हम किसी को लुभाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हमारा राजधर्म है। इसको कोई भी चुनाव से और इसको वोट से देख के मत देखिए। इसलिए हमने कहा है कि वोट के सौदे पर विकास का मसौदा हावी हो चुका है। और सियासत के मैदान में भारतीय मुसलमान की छवि वही है जो आमतौर पर सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई जाती है। कभी भी उसका किरदार एक मामूली इंसान का नहीं होता।
कभी बेइंतहा रूमानी शायर तो कभी बेवजह अपनी देशभक्ति की मिसाल देता पुलिस वाला। एक मुजरिम मेरे हाथ से निकल जाता है और सारे डिपार्टमेंट में खुसर फुसर शुरू हो जाती है और मुझे उस केस से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूं। और आज आपकी कस्टडी में एक मुजरिम मारा जाता, कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हैं। जिस तरह बॉलीवुड के पर्दे पर एक सामान्य मुसलमान की कल्पना नहीं करते, उसी तरह राजनीति के मानस पटल पर भी हम एक सामान्य मुसलमान को नदारद पाते हैं। देश की सियासत में मुसलमानों को हमेशा बाकी जनता से अलग करके देखा जाता है, मानो सियासत के चलताऊ नियम मुसलमानों पर लागू नहीं होते। मिथकों के इस सिलसिले में एक सामान्य मुस्लिम वोटर की पहचान लुप्त हो जाती है और वो एक भीड़ में तब्दील हो जाता है। माना जाता है कि मुसलमान राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और दूसरे समुदायों से इतर बड़ी तादाद में वोट डालते हैं। ये सच है कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, वहाँ औसत से ज्यादा मतदान होता है, लेकिन इसकी वजह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में छिपी है, जिसके चलते इन इलाकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों खुलकर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे प्रचलित मिथक ये है कि सारे मुसलमान किसी एक पार्टी या उम्मीदवार को ही वोट डालते हैं, यानी मुसलमान एक वोट बैंक है। लेकिन मिथकों के इस मकर जाल ने मुसलमानों को सियासी बंधक बना दिया है। पहले कांग्रेस उन्हें बंधक मानकर चलती थी, फिर समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी जैसे राजनीतिक दल भी ऐसे ही सोचने लगे। बीजेपी अक्सर इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही और पिछले लोकसभा चुनाव में तो बाकायदा मुस्लिम तुष्टीकरण के इल्जाम को आगे रखकर ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर जितने बयान दिए, उससे ऐसा लगता है मानो बीजेपी के सुर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बीते 25 सितंबर को केरल के कोझिकोड में दीनदयाल उपाध्याय के कथन को दोहराते हुए उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक न मानने की नसीहत दी। इससे पहले 17 मार्च को दिल्ली में सूफी सम्मेलन को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि अल्लाह रहमान और रहीम है। अगस्त 2015 को मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के सामने इस्लाम के सही स्वरूप को पहुंचाना जरूरी है। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिकी टीवी न्यूज चैनल CNN को दिए अपने पहले इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि मुसलमान देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। सवाल है कि हिंदू हृदय सम्राट की छवि रखने वाले मोदी मुसलमानों की ओर क्यों झुक रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री वाकई मुसलमानों का विकास चाहते हैं या फिर बीजेपी इसके जरिए लखनऊ की सत्ता की सीढ़ी तैयार कर रही है? क्या देश की बागडोर मिलते ही बीजेपी का कांग्रेसीकरण शुरू हो गया है या फिर वाकई देश की सत्ता में आने के बाद बीजेपी को लगता है कि सबका साथ सबका विकास का मतलब मुस्लिम समुदाय की भी समान सहभागिता तय करना है? देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। सवाल कई सारे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव पंचायत, कम से कम इस नाम ने यह बताने की कोशिश जरूर की है कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप उठाने की कदम देश की सरकार की तरफ से हो रहा है। कितना होगा और आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, ये हमने आप पर छोड़ा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली खबर का। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम में जुटे भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के विरोध में कई देशों के उतर आने से सार्क सम्मेलन खटाई में पड़ गया है। सूत्रों की माने तो सम्मेलन रद्द हो गया है। बार बार भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को भी आज पता चल गया कि दुनिया में हिंदुस्तान की हैसियत क्या है। पीएम मोदी के सार्क सम्मेलन में हिस्सा न लेने की खबर के बाद एक एक कर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान ने कहा है कि सार्क देशों के बायकॉट के बावजूद वो समिट को तय वक्त पर करेगा। पाकिस्तान ने भारत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया तो भारत को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश भी। रेडियो पाकिस्तान ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया के हवाले से खबर दी है कि भारत सहित 4 देशों के बहिष्कार के बावजूद पाकिस्तान सार्क सम्मेलन आयोजित करेगा। उरी में जो अभी हमला हुआ है हाल में ही, उससे भी एक ऐसा ही वातावरण बना है जिसके
जिसमें हमें लगा कि ऐसे माहौल में हमें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहिए। हालांकि सार्क का अध्यक्ष नेपाल अब भी सम्मेलन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है और सम्मेलन को इस्लामाबाद की बजाय किसी और जगह ले जाने पर विचार कर रहा है। दरअसल नेपाल को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि 8 देशों वाले इस गुट में भारत समेत 4 देशों के बहिष्कार के बाद अब पाकिस्तान के साथ महज श्रीलंका और मालदीव है। ऐसे में इस्लामाबाद में ये सम्मेलन होता है तो फिर इसके सफल होने की गुंजाइश न के बराबर, क्योंकि सार्क सम्मेलन सर्वसम्मति के आधार पर होता आया है, यानी किसी सदस्य देश के ऐतराज पर सम्मेलन को स्थगित कर दिया जाता है। दरअसल दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन 1983 में दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद 1985 में अस्तित्व में आया था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इसके सदस्य हैं। दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ था और 2007 से पहले सार्क के 7 सदस्य थे। लेकिन 2007 में संगठन के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिनकी नियुक्ति 3 साल के लिए देशों की वर्णमाला क्रम के मुताबिक की जाती है। चूँकि भारत इस संगठन का सबसे बड़ा और प्रभावशाली सदस्य है, लिहाजा नियमों के मुताबिक सम्मेलन में सभी सदस्य देशों की मौजूदगी जरूरी है, नहीं तो आयोजन को स्थगित करना ही पड़ेगा। 1985 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत ने सार्क सम्मेलन का बायकॉट करने का फैसला किया है और इस सम्मेलन में भारत के नहीं जाने से आयोजन की सारी तैयारियां भी धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि श्रीलंका ने भी साफ कह दिया है कि भारत की भागीदारी के बगैर सार्क सम्मेलन मुमकिन नहीं है। यानी साफ है, दक्षिण एशिया में हमारी कूटनीतिक पकड़ मजबूत हुई है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के हिसाब से सार्क की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूरी दुनिया की आबादी का तकरीबन 21% हिस्सा इन 8 देशों में ही रहता है। इसमें भी भारत का क्षेत्रफल और आबादी 70% से भी ज्यादा है। ऐसे में भारत के सब्र का बांध टूटने का मतलब साफ है। 18 जांबाज शहीदों को सलामी देने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने मैसेज देने की कोशिश की है तो कूटनीतिक रिश्तों को स्पष्टता भी। सीधे कहें तो अब पाकिस्तान नाम का ऊंट पहाड़ के नीचे आने लगा है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। कूटनीतिक रूप पर भारत की ये बहुत बड़ी सफलता है। आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरह सार्क के दूसरे देश जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और 1-2 दिन में ही ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहरहाल यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देश की बात में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बात करते हैं दुनिया की सबसे धनी क्रिकेट संस्था बीसीसीआई की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जबरदस्त फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि बीसीसीआई ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे वो भगवान हो। अगर बीसीसीआई ये सोचता है कि वो खुद में कानून है तो वो गलत है। उसे कोर्ट के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुधरेंगे, साफ कहा है बीसीसीआई को, तो हम आपको सुधार देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर यह तीखा हमला बोला जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद, जिसमें कहा गया है कि बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को गंभीरता से नहीं ले रही है और उसे लागू करना नहीं चाहती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए जस्टिस लोढ़ा कमेटी का गठन किया था। 18 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों को मंजूर कर लिया था और इन्हें लागू करने के लिए 4 से 6 महीने का वक्त दिया था। लेकिन लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लेकर बीसीसीआई के रुख को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को आज सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा। सवाल यह है कि आखिर क्यों बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहता है? क्या देश की सबसे बड़ी संस्था खुद को पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से दूर रखना चाहती है,
इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से कुछ ही देर में जुड़ेंगे यहां से आदित्य वर्मा साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं वहां के। वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन भी मेरे साथ फोन पर जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हरपाल सिंह बेदी जी आपसे करना चाहूंगी। इस प्रतिक्रिया के बाद बीसीसीआई क्या अपने रुख में कोई बदलाव कर पाएगी? बीसीसीआई को आप लंबे समय से कवर करते हैं, देखते हैं, रग रग से वाकिफ हैं। मृणाल जी, प्रॉब्लम तो ये है कि ये सिचुएशन आई क्यों? किसी की हिम्मत है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर करे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो तो बाद में बात है कि सुप्रीम कोर्ट की वो मानेंगे कि नहीं। इतनी हिम्मत देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन की कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का माना ही नहीं। अब जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, मगर आप इस बॉडी के गट्स देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको माना नहीं। कोई और आदमी होता, ऑर्डिनरी आदमी, तो आपकी कंडीशन देखते उसकी क्या होती, वो हालत ही खराब होती। तो सुप्रीम ये जो बीसीसीआई ने किया है, ऐसा नहीं कि वो अचानक ख्याल आ गया नहीं करेंगे, बड़ी सोची समझी स्कीम के अंडर किया है। क्योंकि आपको मैं बात बता दूं, 2-3 साल पहले जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी तो वहां पर एक स्पोर्ट्स कोड बिल आया था, उसमें बीसीसीआई को भी लाने की कोशिश की थी। तो कैबिनेट मीटिंग में उस बिल की धज्जियां उड़ा दी कैबिनेट मिनिस्टर ने, अपने ही मिनिस्टर ने, और अजय माकन जी को नौकरी उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर से छीन ली गई। मतलब एक मिनिस्टर जिसने बिल लाने की कोशिश की उसको अपनी डिपार्टमेंट से हटा दिया गया। इतना पावरफुल है बीसीसीआई। उसमें फारूक अब्दुल्ला थे, जोशी थे, राजीव शुक्ला थे, प्रफुल्ल जो भी थे, उसके बाहर अरुण जेटली थे। हालांकि अरुण जेटली उसका गवर्नमेंट में थे मगर वे पावरफुल थे। तो इससे ये पता चला इनका पावर कितना है। ये जो बीसीसीआई ने आज किया है ये एक बड़ा शर्मनाक घटना है कि उन्होंने कोर्ट को नहीं माना जी। अब वो कोर्ट बनवाएगी, लेकिन वजह क्या है बेदी साहब? हरपाल सिंह बेदी साहब, वजह क्या है? क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं लागू कर पा रही है, क्यों नहीं इस पर इल्म जो है इस पर अमल कर पा रही है बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी? नहीं मृणाल जी, उसकी वजह ये है ना, मैंने आपको अभी बताया ना, 4 साल पहले इन्होंने एक बिल की धज्जियां उड़ा दी। तो इन्होंने इनको ये सोच रहे थे कि अभी थोड़ा टाइम दें, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है, किसी की मानते ही नहीं है, कभी नहीं मानते। आरटीआई में नहीं आना, गवर्नमेंट की हर फैसिलिटी देनी है, फिर उसका पैसे का जवाब नहीं देना। अरबों रुपया क्यों खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। और जिनको क्रिकेट का लेना देना नहीं है, ये नहीं कि हर आदमी को क्रिकेट का पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है, मगर जिनका कोई देना नहीं। आप मिनिस्टर हैं, अगर मिनिस्टर को वैसे आप आम आदमी से मिलते नहीं, कोई टाइम नहीं है, मगर बीसीसीआई की मीटिंग अटेंड करनी है। मतलब आप 6-6 दिन के लिए साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज इधर जा सकते हैं जब आप मिनिस्टर हैं, और मगर अगर आम आदमी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। हरपाल सिंह बेदी साहब, अब वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, साफ कहा है अनुराग ठाकुर को, प्रेसिडेंट बीसीसीआई को, आपको हटा दिया जाए। खुद अनुराग ठाकुर अकेले नहीं है जो 2 पदों को लेकर हैं, कई सारी लंबी फहरिस्त हैं। क्या अब अनुराग ठाकुर इतना साहस दिखाएंगे? क्या अब वो सुप्रीम कोर्ट के इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद ही सही बीसीसीआई को थोड़ा साफ, क्योंकि सबसे युवा चेहरा मिला बीसीसीआई को, उसके बाद भी राजनीतिक दबाव क्या ये इतना बड़ा है कि चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे कोई और हो, चाहे फिर वो आईसीसीआई में हमारे लोग जाएं, सबकी हाल एक ही हो जाती है, ऐसा लगता है? मैंने आपको बताया जो जब अनुराग ठाकुर जी ने या बाकी जो मिल गए थे जिन्होंने ये किया, इलेक्शन भी करवा ली, सेलेक्टर भी बना लिए, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और ये फैक्ट है, कई बार आप आदमी को समझ नहीं आती कि ये क्या कर, उन्होंने कहा ये क्या कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट, देखेंगे। मतलब यू आर प्रिपेयर टू डेयर द सुप्रीम कोर्ट, ये इससे ज्यादा क्या हो सकता। तो उनको ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना, ये जितने बैठे हुए हैं। ये इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है, इस बीसीसीआई में आपको हर पार्टी मिलेगी और सारे इकट्ठे। वैसे आप वो सिर फाड़ते हैं लोकसभा में या राज्यसभा चलने नहीं देते, सड़कों पे आ जाएंगे, मगर यहाँ पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ। आप देखिए राजीव शुक्ला जी हैं, वो धमकी दे गए थे कि मैं आईपीएल से रिजाइन करूंगा, वापस आ गए हैं। वो एक मैच के लिए अमेरिका चले जाते हैं। कोई आने जाने का खर्चा, एक दिन का मैच 20-20 का मैच था, उसमें अमेरिका आप देखे, अनुराग ठाकुर जी भी पहुंच गए। तो ये जो अयाशिया थी, मतलब ये मजे जो जिंदगी लेने के थे, ये सारे अब इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बीसीसीआई। आदित्य वर्मा, ये जो हाल बीसीसीआई का सुन रहे हैं हम, हरपाल सिंह बेदी लंबे समय से करीब से देख रहे हैं उनको, और आप उन लोगों में जो इस आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवाज उठी है, उस उठाने में कहीं ना कहीं आपकी भूमिका,
आपको अब उम्मीद बंधी है सुप्रीम अदालत की इस दखल के बाद कि थोड़ी सी सफाई तो होगी बीसीसीआई में? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप महाभारत के समय कृष्ण भगवान पांडव के तरफ से दूत बन के हस्तिनापुर गए थे और उन्होंने 5 गांव पांडव के लिए मांगा था, लेकिन हठकर्मी दुर्योधन ने 5 गांव देने से इनकार कर दिया और पूरे कौरव सेना की विनाश हो गई। मैं सिर्फ अपने बिहार के बच्चों के हक के लिए उनका रणजी स्टेटस बोर्ड से मांगा था, लेकिन जो 16 साल से एक अवैध तरीके से छीन लिया गया है। लेकिन ये हठगर्मी बीसीसीआई के ऑफिशियल्स बिहार, जो हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जनसंख्या पे ज्यादा राज्य है, उसके बच्चों को क्रिकेट खेलने से दूर रखा। और आज देखिए कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के इस पिटीशन पे उन राज्य के बच्चों को भी 1 स्टेट 1 वोट में मौका खेलने का दे दिया, जो कभी सोच भी नहीं सकते कि 88 वर्षों में कि उन्हें अपना टैलेंट नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे अपने राज्य की तरफ से एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। आदित्य वर्मा, सवाल बिहार के खिलाड़ियों का जो आपने उठाया है, एक आपका दर्द इतने सालों से नहीं खेल पा रहे, लेकिन एक हट बीसीसीआई का इतने सालों से न सिर्फ बिहार के खिलाड़ियों को लेकर बल्कि बीसीसीआई की कार्यप्रणाली को लेकर भी। बीसीसीआई में मानो हट धर्मिता ऐसी कि कोई भी कानून से खुद को ऊपर मानेंगे। तो ये जो रवैया है, इस रवैये में अब बदलाव देख पाएंगे हम? और आम जनता जो कि क्रिकेट को सबसे ज्यादा, क्रिकेट हमारे देश में जिस तादाद में, जिस संख्या में लोग देखते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों को जिस तरह से सिनाकों पर बैठाते हैं, जितना उन्हें सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल अगर कोई खिलाड़ी है हमारे देश के तो वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। उसके बाद बीसीसीआई का ये रुख, ये रवैया, उनके पदाधिकारियों की ये कार्यशैली, ये प्रणाली कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का सबब, परेशानी का कारण। ये तो उसी दिन पता चल गया था कि मेरे एक सिंपल याचिका पे जब सुप्रीम कोर्ट 88 वर्षों के इतिहास में पहली मर्तबा बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन में दाखिल किया। सबसे पहले जस्टिस मुकुल मुदगल साहब की कमेटी बनी, उसके बाद जस्टिस लोढ़ा कमेटी बनी और इन लोगों ने पाया कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एरोगेंट भरा हुआ है। ये कहते हैं कि हम सोसाइटी रजिस्टर्ड बॉडी है, मेरे ऊपर कोई कानून नहीं आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को 22 जनवरी 2015 के ऑर्डर में दरकिनार करते हुए लोढ़ा पैनल से जांच करा के ये सारा चीज सामने लाया, सबको मौका दिया और आज ये स्पष्ट है कि इनके पोल खुल चुके हैं, इनकी इनिंग खत्म हो चुकी है। इन्हें गुड बाय कहना चाहिए। अपने राज्य में कोई 16 साल से है, कोई बोर्ड में 16 साल से है, कोई राज्य में 40 साल 25 साल से है। अब और भी अच्छे लोग हिंदुस्तान में हैं जो इस जिम्मेवारी को अच्छी प्रकार संभाल सकते हैं। जी, उनको आगे हरपाल आना सिंह है। बेदी साहब, मैं आपके पास आकर ये समझना चाहती हूँ कि आदित्य वर्मा जिस तरह से बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, आप उसको करीब से देखते हैं, आम जनता दूर बैठ के देखती है। बीसीसीआई बहुत बड़ा नाम, अधिकारियों को सुनती है बहुत अच्छी अच्छी बातें करते करते, लेकिन नियमों का पालन कहीं नहीं होता। हाल ही के चाहे चयन हो, चाहे पदाधिकारियों की स्थिति हो, चाहे तमाम दूसरे काम हो, तो ये जो बीसीसीआई का जो नेक्सस एक तरह का बना हुआ है और सालों दशकों से चल रहा है, इसको कोई तोड़ पाएगा? सुप्रीम कोर्ट अब तोड़ने की जो कोशिश कर रही है उसमें सफल हो पाएगी? इसको नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सफल होगी तो कौन होगा ये बताइए ना। क्वेश्चन ये है। नंबर 1, जो बीसीसीआई ने किया ये गलतफहमी में थे कि इस बार भी गवर्नमेंट मदद करेगी, क्योंकि इनको पिछले कई गवर्नमेंटों ने हमेशा मदद करेगी और हमेशा करती रही है गवर्नमेंट किसी तरीके से भी। मगर अब इस गवर्नमेंट को इतने हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी टकराव देंगे कि बीसीसीआई के लिए, किसके लिए भाई?
बीसीसीआई के लिए। और बीसीसीआई की जो फटकार पड़ी है, देखिए अगर कोई अभी पिछली बार गवर्नमेंट होती अभी कहते सारे जब इस्तीफा दे दे सबको। मेरा ख्याल है जो अनुराग ठाकुर ने किया या ये शिर्के साहब ने किया या बाकियों ने किया, वो टोटल अवेलना थी और उनको कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि हमें कुछ नहीं होगा। ये तो है, वरना ऐसे नहीं होता कि कोई वैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आए तो छोटा आम आदमी तो घबरा जाता है। म्यूनसिपैलिटी का सिविल कोर्ट कहा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं करना, इन्होंने किया। उन्होंने कहा 3 सेलेक्टर रखने ने 5 रखे, इन्होंने कहा सेक्रेटरी जनरल जो सेक्रेटरी होगा वो नहीं बनेगा, इन्होंने बना दिया। तो जो कि अच्छा, इसके बाद एक ये बता दें, ये कोर्ट ये जो हड़कंप मचा हुआ है इसलिए है कि अगर ये लोधा कमेटी एक्सेप्ट होती है और जो होनी चाहिए और जो होगी तो ये इसका बाकी फेडरेशन पर भी रिफ्लेक्शन होगा। मेरा जहां तक ख्याल है, ये जो पहला ये हुआ कहीं ना कहीं, जैसे आदित्य जी ने वो महाभारत की कहानी सुनाई, ये एरोगेंस था, वरना ये कोई जरूरत नहीं थी। महाभारत से लेकर रामायण तक रावण का भी एरोगेंस नहीं चला और इस देश में एरोगेंस किसी का नहीं चल सकता। ये बात कम से कम अब बीसीसीआई अच्छी तरह से समझ ले। आदित्य वर्मा साहब, हरपाल सिंह बेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अयाज मेमन मेरे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन उनकी फ्लाइट की वजह से वो नहीं जुड़ पाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं और कोशिश करते हैं हम दर्शकों की जो दिमागी खुराक है उसको कैसे पूरा किया जाए, दिमागी जरूरत है जो खबरों की जो तलाश है और खबरों के पीछे का जो सच है उसको कैसे सामने लाया जाए, उसमें हमारे तमाम मेहमानों की तरफ से भी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जुडिशरी और यहाँ पर व्यवस्थापिका दोनों के बीच तो तकरार इस कार्यक्रम के जरिए कम से कम आज के एपिसोड में ये साफ हो गया है कि अब कहीं ना कहीं न्यायपालिका के दखल के बाद ही सही जो काम देश की सरकारें बीसीसीआई को लेकर नहीं कर पाई, केंद्र की सरकारें ऑटोनमस बॉडी के नाम पर जो दावा बार बार बीसीसीआई की तरफ से किया गया, अब वो दावा नहीं चल सकता। बीसीसीआई को खुद की तरफ झांकना होगा, निरीक्षण करना होगा, आत्म परीक्षण करना होगा। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको मिलवाते हैं चंडीगढ़ की अंजुम मुदगिल से। पोलैंड में हाल ही में हुई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में अंजुम ने 15 मीटर एयर राइफल में चीन की खिलाड़ी को शिकस्त देकर सिल्वर मेडल हासिल किया। 22 साल की ये बेटी इससे पहले भी गुवाहाटी साउथ एशियन शूटिंग गेम्स में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। 2008 से शूटिंग सीखने वाली अंजुम इंटरनेशनल लेवल पर 11 मेडल जीत चुकी है। साइकोलॉजी में एमए करने वाली इस बेटी के पिता एडवोकेट हैं और मां टीचर। अंजुम जैसी बेटियां देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात देश का अकेला ऐसा प्राइम टाइम बुलेटिन है जिसमें हम हर दिन देश की एक बेटी को आपके सामने लेकर आते हैं। बेटियों की सफलता अगर आपके आसपास भी ऐसी नजर आती है तो हमसे साझा करिए, हम हमारे इस कार्यक्रम में जरूर दिखाएंगे। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।